हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। टेस्ट कैसा रहा। टेस्ट में कुछ कॉमन एरर्स मिली है मेरे को, वो एरर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जो एरर्स है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 9, 15, 29 में बहुत सारी थी, 30 और 37। इन क्वेश्चंस में एरर्स ज़्यादा बच्चों की है, तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो मेरा सबको रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई सा भी क्वेश्चन जब मैं कोई सा भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, थोड़ी सी हिंट दूंगा। जैसे ही आपको हिंट मिल जाए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सोचिए उस हिंट की हेल्प से वो क्वेश्चन हो रहा है क्या। अगर हिंट की हेल्प से भी वो क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पेपर में होपफुली फिर उस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 2-3 मिनट लीजिए, हिंट के बाद पॉज कीजिए, फिर भी नहीं आता है तो प्ले कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री कॉस 38 डिग्रीज माइनस कॉस 25 डिग्रीज साइन 52 डिग्रीज। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्या है इसमें कि जो एंगल्स हैं ये वो वाला एंगल्स नहीं दिए जिनकी आपको वैल्यू पता हो, और तो और साथ में जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 डिग्री ऐड होके नहीं बन रहे। नहीं तो जैसे अगर ये कॉस 25 डिग्रीज होता तो आप जल्दी से इसको कन्वर्ट करके साइन 90 माइनस 25 लिख लेते, दैट इज साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 हो जाता। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं। जनरली जो ये 2 तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्लिक करना चाहिए था, चाहे फर्स्ट टाइम में नहीं क्लिक करा हो। फर्स्ट टाइम में काफी सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा इसको, क्योंकि एक ही मार्क्स का है और क्लिक नहीं कर रहा है तो छोड़ना बेस्ट है एग्जाम टाइम पे, ताकि लास्ट में अटेम्प्ट कर सके। पर लास्ट में क्लिक करना चाहिए था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो ये हिंट थी। हिंट ये है कि अगर आप थ्रू आउट देखेंगे तो 65 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो यहां पे दिखेगा, और 38 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो यहां पे दिखेगा। इस हिंट को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्ले करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। साइन 65 को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 65, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस 65, और इसको मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 38, और ये वाले को ऐसा कैसा लिख रखा माइनस में। तो पहली टर्म बन जाएगी कॉस 25 डिग्रीज इंटू साइन 52 डिग्रीज, राइट। और ये इससे आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर 0 दे देंगे, तो 0 इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आपको कभी भी क्वेश्चन पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 पॉइंट्स है, 1,2, -1,x और 2,3। जनरली इस फिगर को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट कुछ बच्चों को क्लिक कर रहा होगा कि ये पॉइंट बीच 1 और 2 के बीच में कैसे आएगा। ये पॉइंट तो साइड में आना चाहिए, क्योंकि -1 x कोऑर्डिनेट इसका -1 है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट -1,x रहना चाहिए, फिर ये। बट अगर इस तरह से भी आपने ड्रॉ कर लिया है, तो आप सॉल्व तो कर सकते हैं आगे। ओके,
बट जनरल मेथड से जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये पॉइंट बीच में आएगा कि साइड में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा 1,2 और फिर थोड़ा सा आगे 2 और फिर काफ़ी सारा ऊपर 3, ये पॉइंट 2,3 रहेगा। और ये पॉइंट जो है -1, तो -1 इस लाइन पे कहीं पे रहेगा, -1 अननोन, तो ये इस लाइन पे कहीं पे रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे कहीं पे आएगा क्योंकि ये कोलिनियर इस तरह से बनेंगे, तो नीचे कहीं पे आएगा। पर मुद्दे की बात जो है वो ये है कि तीनों पॉइंट्स इस तरह से अगर लाइन में होंगे तो वो इस तरह से होंगे, इस सीक्वेंस में होंगे। समझ पा रहे हैं? अब ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे को बताइए कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल में भी 3 वर्टाइसेस होते हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स को इस तरफ खींचते जाऊं तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो कम होते जाएगा, और 0 कब हो जाएगा? जब मैं इस वर्टेक्स को इस लाइन पे ही ला दूंगा। तो ऐसा सोचिए कि ये वाला वर्टेक्स ऊपर था और धीरे 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 इस लाइन पे ही आ गया। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करा जाए कि ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, हाँ ट्राइंगल नहीं बन रहा वो मैं समझ रहा हूं, बट इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करा जाए कि वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला इन तीनों वर्टाइसेस के थ्रू लगाएंगे तो एरिया शुड कम आउट टू बी 0। चलिए एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। -1 फिर 2 - 3 सीक्वेंस में रहता है। एरिया का फॉर्मूला याद होगा आपको, +1 × 3 - x प्लस 2 × x - 2। ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। तो ये हो गया -1 × -1 प्लस 3 - x प्लस 2x - 4 = 0। सॉल्व करते हैं। दिस विल बी +1 प्लस 3 दैट इज +4 -4 दैट इज 0। तो -x प्लस 2x ये हो जाएगा सिर्फ x, और बाकी टर्म्स एड अप होके 0 हो रही, क्योंकि बाकी टर्म्स एड अप होके 0 हो रही हैं तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 0। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे पॉज नहीं कर रहे हैं, वो हिंट के बाद पॉज कीजिए, इट विल हेल्प यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हिंट है कि ये जो नंबर्स हैं इनको लिख लीजिए। अब सारे 100 नंबर्स है ना कि 99 है, 100 है, 00 भी है और 1 से 99 है, 1 से 99 नंबर्स होते हैं और 00 एक और नंबर, दैट इज टोटल 100 नंबर्स। तो इसमें आपको रिकमेंडेशन है कि ये सारे नंबर्स लिख लीजिए। अब सारे तो नहीं लिख पाएंगे तो एक तरह का हम लोग चार्ट जैसा बना सकते हैं जो जल्दी से बन जाए। 10-10 नंबर का कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो 00 से चालू हो रहा है तो 9 तक ही लिखेंगे, फिर 1011 इस तरह से 19, फिर 2029 इस तरह से चलते 80 से 89 और 90 से 99। वैसे सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख लोगे तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने लगेगी। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 ticket is selected at random from 100 tickets numbered from these। इनमें से एक कोई रैंडम टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज x इज द सम ऑफ द डिजिट्स। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सम क्या है 10, इसकी बात करूं तो इसका सम क्या है 11, इसकी बात करूं तो इसका सम क्या है 2, 11 की बात करूं तो इसके डिजिट्स का सम क्या है 2। ये बात कर रहे हैं अपन।
ये बात करने लोग। सपोज x इज द सम ऑफ द डिजिट्स एंड y इज द प्रोडक्ट, तो पहले x वाला सॉल्व करते हैं। सपोज x इज द सम ऑफ द डिजिट्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x एज 8, मतलब सम एज 8। तो सबसे पहले पहली लाइन में चेक करते हैं कि कौन से नंबर्स होंगे जिनका सम 8 आएगा। तो एक तो 0 8 होगा, और कोई सा नंबर होगा क्या? नहीं। इसमें कौन सा नंबर होगा? 17, और कोई सा नंबर होगा क्या? नहीं। इसमें कौन सा नंबर होगा? 26, जिनका सम 8 आ रहा है, और कोई सा नंबर होगा क्या? नहीं। कैसे पता और कोई सा नंबर नहीं होगा? अरे देखिए, टेंस की प्लेस पे तो फिक्स नंबर चल रहा है, इसमें 0 चल रहा है, तो 0 में क्या जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो आपको नंबर मिल गया। इस लाइन में 1 चल रहा है टेंस की प्लेस पे, और कोई नंबर आएगा नहीं 10 से 19 में टेंस की प्लेस पे, तो 1 में क्या नंबर जोड़ोगे तो 8 आएगा, 7, तो 8 आ गया। 2 में क्या जो नंबर जोड़ोगे तो 6, तो 8 आ गया। 3 में क्या नंबर जोड़ोगे तो 5, तो 8 आ गया। उस तरह से इस हर लाइन में, उस तरह से इन हर लाइन में एक एक नंबर निकलेगा। तो इसमें एक नंबर निकलेगा, इसमें एक नंबर निकलेगा। टोटल कितनी लाइन्स है? 10 लाइन्स है। 10 कॉलम्स में हमने अरेंज करा है। तो इसमें तो निकल जाएगा, इसमें तो निकल जाएगा, सब में निकल जाएगा। क्या इसमें भी निकलेगा और क्या इसमें भी निकलेगा? हाँ, इसमें निकलेगा। पर क्या इसमें निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसका टेंस नंबर ही 9 है। अब 9 में क्या जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो डिजिट्स में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 9 के साथ -1 चाहिए। तो डिजिट्स में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो टोटल 10 लाइन है, पर 9 लाइन्स हैं जिनमें एक एक नंबर ऐसा आ रहा है जिनका सम 8 है। तो टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे हमको? 9 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/100। समझ में आता है? उसी तरह से प्रोडक्ट 0 के लिए दोनों नंबर्स में से एक नंबर 0 चाहिए। तो सारे के टॉप के नंबर, सारे कॉलम्स के फर्स्ट नंबर्स निकल जाएंगे, तो हमको 10 लाइंस में एक एक नंबर मिलेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 10/100, दैट इज 1/10 प्रोबेबिलिटी। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 29 2-3 बार पढ़ लीजिए। जैसा मैंने सिखाया है कि मल्टीपल लोग रहते हैं और उनके मल्टीपल एजेस की बात करते हैं, तो आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो बहुत इजी रहता है स्टेटमेंट्स लिखने की जगह। तो टेबल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। टेबल ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन का आंसर निकलने के। तो टेबल ड्रॉ कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 लोग हैं, रमन, दीपा जो कि एक डॉटर है और दूसरी डॉटर अंजू। इनकी एजेस की बात की है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है। इनकी एजेस की बात की है, प्रेजेंट एज की बात की है, 5 साल बाद की बात की है, और हाँ ये 2 बातें की है, ये 2 एजेस की बात की है। अब हमको इनिशियल में किसी की भी एज नहीं पता, पर रमन की एज उनकी दोनों डॉटर्स की एज के ऊपर डिफाइंड है। 9 more than twice the sum of both the daughters। तो पहले दोनों डॉटर्स की एज लेनी पड़ेगी। दोनों डॉटर्स की एज में कोई रिलेशन नहीं दिया है आपस में, और आगे भी इसी तरह का स्टेटमेंट है, दोनों डॉटर्स की एज में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लिक करना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। हो सकता है किसी को लगे क्वाड्रेटिक का भी है, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, लग सकता है, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अपने दिमाग से आइडेंटिफाई करेंगे। आप जब क्वेश्चन अप्रोच करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है,
चलिए टेबल बनाते हैं। रमन की एज, जैसे बात की हम लोगों ने, रमन की एज डॉटर्स की एज पे डिफाइंड है और डॉटर्स की एज आपस में रिलेटेड नहीं है, तो मैं दोनों डॉटर्स की एज को एक एक वेरिएबल असाइन कर देता हूं। ये जो स्टेप है, अगर ये आप कर लेते हैं कि किसको वेरिएबल लेना है और ये सही हो जाती है, तो फिर आगे आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन अप्रोच कीजिए, पक्का सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन वापस पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम आप काफी बार पढ़ सकते हैं। जितनी ज्यादा बार पढ़ते हैं उतने ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है, उतना ज्यादा क्या सिनेरियो है वो क्लियर होता है। तो रमन की एज, अभी की एज, प्रेजेंट एज, रमन की एज, अभी की एज, प्रेजेंट एज है 9 मोर देन, मतलब 9 प्लस करना पड़ेगा किसमें, ट्वाइस दैट ऑफ सम ऑफ दीपा नंजू। तो पहले तो इनका सम करूं, दैट इज एक्स प्लस वाई, उसका क्या करूं ट्वाइस, और उसमें 9 जोड़ूं, ऐसा ही लिखा हुआ है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये +9 में यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले होगा ऑटोमेटिकली, और ब्रैकेट भी लगा दिया तो चीज़ें हो जाएगी। ये दिस इज द एज, प्रेजेंट एज ऑफ रमन। फिर 5 साल बाद, 5 years हेंस, 5 साल बाद दीपा की एज कितनी होगी, x प्लस वाई, अंजू की एज कितनी होगी, y प्लस वाई। ये करना भूलना नहीं है। जनरली हम लोग वर्ड्स लिखते हैं तो इनकी एजेस बढ़ाना भूल जाते हैं, और टेबल बहुत हेल्पफुल रहती है। आप ट्राई करके देखिए टेबल से, टेबल बहुत इजीली हो जाता है, टेबल से सब कुछ सामने देखने लगता है। तो 5 years फ्रॉम हेंस रमन विल बी 4 मोर देन, मतलब +4 करना पड़ेगा किसमें, 1.5। 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। 1.5 मतलब 3/2 होता है। 1.5 मतलब 3/2, 1.5 टाइम्स ऑफ द एजेस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ दीपा एंड अंजू, और इनकी अभी की एजेस का, इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, दैट इज x प्लस वाई प्लस 10। फॉलो कर रहे हो, ये सम हुआ इन दोनों की एजेस का। इसका 1.5 गुना, दैट इज 3/2, और इसमें प्लस 4। तो ये रमन की एज हुई तब की, ये रमन की एज हुई तब की। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब सब टेबल्स बनाई जाती है तो इक्वेशन कैसे बनती है। तो वहां पे हमको समझ में आना चाहिए कि जैसे इन 2 रोज में हम लोग स्विच हुए हैं +5 करके, तो इन दोनों रोज में भी +5 करके स्विच हो सकते हैं। मतलब इसमें अगर मैं 5 ऐड करूं, प्रेजेंट एज ऑफ रमन में 5 ऐड करूं, तो ये इसके इक्वल आएगा, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस 10 प्लस 4। ये दोनों इक्वल अभी नहीं है, बट इसमें मैं अगर +5 करूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसमें मैंने +5 कर दिया। ये +5 कहां पे करना है ये समझ में आना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखते जाइए मैथमेटिक्स से आगे, तो 9 + 5 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको अंदर सॉल्व करते हैं, 3/2x, या बाय 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा, तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाय 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो दिस होल इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y प्लस 30 प्लस 4, दैट इज 34। और ये 2 मल्टीप्लाई करा तो 4x प्लस 4y प्लस 28, फिर ये 3x इधर आएगा तो -3x, 3y इधर आएगा तो -3y, -34 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सर x और y की तो वैल्यू आई नहीं, x और y की वैल्यू आ ही नहीं सकती इसमें, आप कितना भी ट्राई कर लीजिएगा।
देखो जितना समझ में आता है उसमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं आ सकती, और ज़्यादातर बच्चे वहीं पे अटक गए होंगे। काफ़ी बच्चों का मैं जानता हूँ कि यहाँ तक तो आ गया होगा और उनको क्लिक नहीं कर रहा होगा कि x और y आ रहा है तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। टीचर ने हमेशा समझाया है कि दो इक्वेशन चाहिए दोनों वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सही। But you need not solve for x and y in this question because they have asked the present age of Raman, और रमन की जो प्रेजेंट एज है वो x प्लस वाई की ही वैल्यू पता चल जाए उससे निकल जाएगी। ये एक्सप्रेशन है रमन की प्रेजेंट एज का, तो x प्लस वाई की जैसे वैल्यू 6 है तो दिस इज रमन प्रेजेंट एज, दैट इज 12 प्लस 9 दैट इज 21। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इस तरह का शायद ही आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज लाने की पूरा ला ही नहीं और अपना आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपका सही गया है तो आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। यू हैव गॉट द एबिलिटी टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स अगर ये क्वेश्चन आपका बना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 30। सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। फैक्टर थ्योरम 9th में आपको पढ़ाई गई थी, उस पे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टीचर पूछ सकता है, उसका हक है। फैक्टर थ्योरम या रैशनल रूट थ्योरम में हमको बताया गया था कि जो आपका पॉलिनोमियल है, जनरली फैक्टर थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम उन पॉलिनोमियल्स के लिए लगती है जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 तक के तो ज़्यादातर क्वेश्चन में, सब तो नहीं पर ज़्यादातर क्वेश्चन में स्प्लिटिंग लग जाती है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पता है आपको। बट यहाँ पे हमको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर फैक्टर थ्योरम भूल चुके हैं तो 9th की बुक या कहीं से देखिए फैक्टर थ्योरम को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। फैक्टर थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम के नाम से 2 थ्योरम्स थी। फैक्टर थ्योरम जब थी जब लीडिंग कोफिशिएंट, जो यहाँ पे 2 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता था तो फैक्टर थ्योरम यूज होती थी, नहीं तो उसका एक्सटेंशन था रैशनल रूट थ्योरम। चलिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। रैशनल रूट थ्योरम ये बोलती है कि जो कांस्टेंट टर्म है और अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, उसको सॉल्व नहीं करना है, बस लिख देना है। कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट और उसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म है आपकी -45 या 45 और 2, और उसके फैक्टर्स बनाने और सारे फैक्टर्स बनाने। मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स नहीं बनाने, सारे फैक्टर्स बनाने, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, सारे फैक्टर्स बनाने। जैसे मैं बना के देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 45 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, +-1 +-2 +-3, क्योंकि सारे फैक्टर्स बनाने, पॉजिटिव नेगेटिव तो सारे बनाने, मतलब माइनस भी मैं जोड़ते जा रहा हूँ। जनरली फैक्टराइजेशन आप पॉजिटिव में निकालते हो, पॉजिटिव फैक्टर्स निकालते हो, बट यहाँ पे सारे फैक्टर्स बनाने। +-3 +-5 +-9 +-15 +-45, और नीचे वाले के क्या बनेंगे, +-1 और +-2, और इनके कॉम्बिनेशन बनाने। जैसे ये जो +1 है ये सबके साथ कंबाइन होगा, ये जो +2 है ये सबके साथ कंबाइन होगा। तो जब +1 सबके साथ कंबाइन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स मिलेंगे, और +2 सबके साथ कंबाइन होगा तो भी 7 फैक्टर्स मिलेंगे। तो ये 14 नंबर्स मिले आपको। ये 14 नंबर्स में से इसमें 4 फैक्टर निकल जाएंगे आपके, हिट एंड ट्रायल से करोगे तो। 14 के 14 सारे करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको डिग्री 4 दी हुई है। अगर आप 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 14 में से हिट एंड ट्रायल करके 2 फैक्टर्स तक निकाल लेते हैं, पूरे चारों फैक्टर्स निकालना बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, वो बिल्कुल लंबा जा सकता है। बट अगर आप 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो 2 फैक्टर के बाद वो जो 2 फैक्टर का
पॉलिनोमियल बनेगा उससे इसको डिवाइड कीजिए, फिर जो क्वोशंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा, और वो क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालने के बहुत तरीके पता है आपको। चलिए शुरू करते हैं। जो समझाया मैंने वो समझ में नहीं आया तो शुरू करते हैं। जो अप्रोच बताया मैंने वो अप्रोच पूरा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसमें से हम लोगों को ट्राई करना है, मतलब प्लस माइनस 1/1 दैट इज 1, +1 और -1, प्लस माइनस 1 2/1 दैट इज +2 और -2, प्लस माइनस 3/3 दैट इज +3 और -3। इतना ही करेंगे तो फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 तो, या ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाना पड़ेगा। डिवीजन में 2 लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो करेंगे बट नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए सबसे पहले +1 पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर वही है, +1 पे देखते हैं। रफ में भी देख सकते हैं और आप सॉल्व करके देख सकते हैं। P of 1 कितना आएगा, 2 × 1 to the power 4 that is 2, -7 × 1 to the power 4 1 to the power 3 that is 7, -13 + 63 -45। ये लग रहा है मुझे कि ये हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव और एक बड़ा पॉजिटिव है। तो ये माइनस को कंबाइन कर दो, ये पॉजिटिव्स को कंबाइन कर दो, दिस इज 65, दिस इज -20 और दिस इज -65। बैठ गया, P of 1 बैठ गया। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो x - 1 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर तो मिल गया मुझे x - 1, एक फैक्टर तो मुझे मिल गया x - 1। दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर हम लोग -1 पे देख सकते हैं। -1 पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दो बड़े बड़े टर्म नंबर नेगेटिव हो जाएंगे तो -1 पे हमारी दाल नहीं गलेगी। अब पुट करके देख सकते हैं, पर -1 पे हमारी दाल नहीं गलेगी। मैंने जैसे दिखाया वैसे कुछ को समझ में आया होगा। x इज इक्वल्स टू -1 पे, और x इज इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं। 2 पे ये अच्छा खासा नंबर बनेगा, ये नेगेटिव में अच्छा खासा नंबर बनेगा, ये नेगेटिव में अच्छा खासा नंबर बनेगा, या पॉजिटिव में अच्छा खासा नंबर बनेगा, नेगेटिव में तो बन सकता है। 2 पे x इज इक्वल्स टू 2 पे चीज बन सकती है। तो p इज इक्वल्स टू 2 डाला तो 2 का पावर 4 होता है 16, तो ये हुआ 32 - 2 की क्यूब दैट इज 8, 8 × 7 56, तो -56 -13 × 4 दैट इज 13 × 4 दैट इज 52 -52, फिर 63 × 2 दैट इज 126 -45। ये लग रहा है बनते हुए। देखते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं पॉजिटिव्स को, 8 15 और होपफुली बन जाएगा। नहीं बनेगा, 6 और 2 8, 8 और 5 कुछ ऑड आएगा, 8 और 5 कुछ ऑड आएगा, 13 3 लास्ट में आएगा, लास्ट में 3 आएगा तो कैसे बनेगा यहाँ पे, तो नहीं बन पाएगा ये भी। ठीक है, तो देखिए पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके ऐसा अप्रोच लगा के देख सकते हैं। अब +2 बनाया, -2 की जगह +3 करता हूँ। -2 भी करके देख सकते हैं, पर मेरे को लग रहा है कि जैसे +2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था पर बन रहा था, -1 पे नहीं बना था तो -2 पे भी और प्रॉब्लम आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। हिट एंड ट्रायल है, कोई सा भी पहले करके देख सकता हूँ। तो +3 पहले करके देख लेता हूँ। P of 3 2 × 81 -7 × 27 -13 × 9 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आप भी कर रहे होंगे मन में। 63 × 3 -45। ये 3 नेगेटिव्स हैं, बड़े बड़े नेगेटिव्स हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। 27 7 49 14 18 -189, ये होगा -162, ये होगा 9 18 27 11 माइनस का प्लस ये होगा 9 और 18 और ये होगा -45। तो बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। 2 और 5 7 होता है, लास्ट नंबर 7 है, बन सकता है। नहीं सॉरी, ये इसमें 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, लास्ट नंबर 2 है, बन सकता है। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ 162 और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2 4 5 6 और 1
माइनस हो, क्या बात है, बन गया। तो p ऑफ 3 इज अ 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज अ 0, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब x माइनस 3 इज अ फैक्टर, तो x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया। चलिए, बहुत मेहनत हो गई, अब दिमाग लगाने की बारी, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक डिग्री 4 थी और दो फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं, तो अब और हिट एंड ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दोनों इन दोनों के फैक्टर्स हैं, तो या तो ये दोनों को बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 1x बनेगा, माइनस 3x बनेगा, दैट इज माइनस 4x बनेगा, प्लस 3। ये मल्टीप्लीकेशन बना इन दोनों का, ये भी इसका फैक्टर होगा। अरे यार, 100 का एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 5, तो 2 इंटू 5 10, ये भी इसका फैक्टर बनेगा ना। ऐसे ही तो x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो इसका फैक्टर बनेगा, हाँ या ना, बनेगा। गुड, तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो बचे हुए जो फैक्टर्स होंगे वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, वो दिखने लगेंगे। ये डिवीजन लगता मुश्किल है, होता बहुत सिंपल है। इसको पूरे पॉलिनोमियल को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म एटलीस्ट आ जाए। तो मैं हाईएस्ट टर्म्स को देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर में ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, और बची हुई टर्म्स को मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। 8x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। अब इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8x, तो 8x क्यूब और माइनस 24x स्क्वायर, माइनस 24x स्क्वायर। थोड़ा सा पेशेंस से करते हैं ये वाला तो हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती है इसमें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। 24x माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 18x माइनस 45, तो ये जाएगा प्लस 5। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ गलती की है। ये मैंने 6x लिखा है, ये 6x नहीं हो सकता ना, ये 63x है, राइट। ये पूरा सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, और इसी स्टेप पे आ जाता है, इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये स्क्वायर वाला है। तो ये देखिए मैंने ये कॉपी गलत किया, यहाँ पे 63 आना चाहिए, 63x। अब शायद ऐसा कुछ नंबर बन जाए 5x स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 63 में से 24 सब्सट्रैक्ट होगा, अभी भी नहीं लग रहा। एक और बार पूरा सॉल्व करते हैं। एक और बार पूरा सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन तो सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये मल्टीप्लिकेशन तो सही है, और हमारा बेसिक पॉलिनोमियल है ये। डिवाइड करने के लिए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया 2x टू दी पावर 4, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया 8x क्यूब प्लस का 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, माइनस 15x क्यूब, और ये दोनों मिलके माइनस 21x स्क्वायर
प्लस वापस गलती कर दी 63x माइनस 45। आगे माइनस 15x चाहिए रहेगा हमको यहाँ पे, सही बोल रहा हूँ, माइनस 15x चाहिए रहेगा मल्टीप्लाई के लिए। तो बन जाएगा माइनस 15x क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस 60x स्क्वायर, माइनस 60x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 45x, माइनस 45x, प्लस का प्लस का प्लस का, ये खत्म। ये दोनों मर्ज होके कितना बन रहे हैं 39x स्क्वायर आई सपोज, और ये 39 का 4th मल्टीपल बनना चाहिए, तो हो जाएगा 160 से छोटा रहना चाहिए। चलिए करते हैं, ये दोनों 8 6410x प्लस का माइनस 50 नहीं बन रहा, अभी भी नहीं बन रहा, तो शुड बी सम मिस्टेक अगेन। चलिए कोई बात नहीं, ये क्लास में बताता हूँ, एक बार मैं खुद से सॉल्व करूँगा, हो सकता है कुछ मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, इसको मैं वापस से क्लास में सॉल्व करूँगा तब अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लान अ पिकनिक। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो उससे मुझे क्लिक किया। अब आपको कैसे क्लिक करेगा मैं बताता हूँ। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लान अ पिकनिक, द बजट फॉर वॉज ऑफ फूड वॉज इतना, ड्यू टू इलनेस, तो यहाँ पे सेकेंड केस आ गया। ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस उनका जो थॉट था, उनका जो प्लान था वो फर्स्ट केस बन जाएगा, और ये यहाँ से सेकंड केस आ गया। तो फर्स्ट केस से कुछ बनना चाहिए, इक्वेशन या वेरिएबल्स सॉर्ट हो जाने चाहिए फर्स्ट केस से। तो लेट द गर्ल्स बी x, नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। अब यहां से दो रास्ते जा सकते हैं, एक तो पर गर्ल बजट को आप y लें, या आपको टोटल बजट पता है तो जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है और पर गर्ल जो बजट है वो मल्टीप्लाई होकर टोटल बजट बनेगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। तो पर गर्ल बजट को हम 2400 अपॉन x लिख सकते हैं। तो मैं ये वाली मेथड से जाता हूं, मतलब y ना लेके मैं पर हेड कॉस्ट 2400 अपॉन x ले लेता हूं। अगर इतना आपने ले लिया है तो होपफुली आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट केस यही बनेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2400 आएगा, तो फर्स्ट केस में बनाने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो एक ही इक्वेशन चलेगी। तो सेकेंड केस से इक्वेशन बन जाएगी, ड्यू टू इलनेस 10 गर्ल्स कुडंट कम। तो सेकेंड केस में नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है और उनका बजट 8 रुपए से बढ़ गया है, तो प्लस 8 हो गया है। पर गर्ल बजट 8 रुपए से बढ़ गया, टोटल बजट इतना ही रखा है, पर गर्ल एक्सपेंडिचर 8 रुपीज से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है सेकेंड केस में, मतलब जो गर्ल्स आई थी, और ये इतना पैसा है जो हर इंडिविजुअल ने दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2400 बनना चाहिए। तो x माइनस 10 इंटू 2400 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू 2400। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 30 मैं क्लास में डिस्कस करूंगा या दूसरे वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।